वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का योगदान रहता है। ये सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। इनका मानना है कि बच्चा कुछ भी सीखता है तो वह दूसरों की मदद लेकर सीखता है, तथा इन्होंने कहा है कि बालक का सबसे ज़्यादा विकास खेल के मैदान में ही होता है। इन्होंने मानव का सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया। इन्होंने इस सिद्धांत में दो तथ्य बताए हैं। फर्स्ट, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी, और सेकंड है, इसके बाद सेकंड है स्काफ फोल्डिंग। ठीक है, फर्स्ट कौन सा था, सेकंड है स्काफ फोल्डिंग। ठीक है, इसमें ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर से तात्पर्य यहाँ जब बालक कोई काम करना चाहता है परंतु वह उस काम को करने में सक्षम एबल नहीं है तो अपने से बड़े माता पिता, अध्यापक आदि का सहारा लेता है। इसे निकटतम विकास का सिद्धांत कहते हैं। ZPD सिद्धांत में बालक के कार्य करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, लोअर लिमिट, निम्नतम सीमा। ये बालक का व्यक्तिगत स्तर है। इसमें बालक कोई भी कार्य स्वयं बिना किसी एक दूसरे की सहायता से करता है। हायर लिमिट, हायर साइकोलॉजिकल, उच्चतर सीमा। इसमें बालक किसी भी कार्य को करने के लिए बाहरी मदद लेता है। तो इस प्रकार हम ZPD की क्रिया के दौरान देखते हैं कि जो बच्चा अपने आप कर रहा है और एक बच्चा जिसे सीखने में बाहरी सहायता मिली, वह बाहरी मदद से सीखा हुआ बालक ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। स्काफ फोल्डिंग, यह प्रक्रिया 4 स्तर में पूरी होती है। सबसे पहले दूसरों से मदद लेना, सेकंड फिर स्वयं समस्या को समझ लेना। अब बालक अपनी समस्या को स्वयं हल करने लग जाता है, तथा फोर्थ, निपुणता, दूसरों की मदद करने तक की निपुणता आ जाती है। इस सिद्धांत में बच्चा कुछ भी सीखता है तो वह दूसरों की मदद लेकर सीखता है। इसका मानना है कि बालक का सबसे ज़्यादा विकास खेल के मैदान में होता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जब माँ के गर्भ में आता है बालक, तब से बालक में वृद्धि एवं विकास को विभिन्न आंतरिक कारक, अनुवांशिक गुण जो माता पिता से प्राप्त वंश परंपरा के गुण, तथा बाह्य कारक, वातावरणीय गुण, गर्भ से बाहर आने के बाद समाज में रहते हुए प्राप्त गुण अपना प्रभाव डालते हैं। इन कारकों का संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। फर्स्ट है वंशानुक्रम, जैविकी कारक, इनहेरिटेंस। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला यह पहला प्रमुख कारक है। अपने पूर्वजों या माता पिता से गर्भधान के समय बालक को जो गुण प्राप्त होते हैं, ठीक है, बालक को जो गुण प्राप्त होते हैं उसे वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। प्राय देखा जाता है कि जिसके माता पिता लंबे होते हैं उनकी सामान्य संतानें भी लंबी होती है। फ्रांसिस गाल्टन के अनुसार मानव विकास में पोषण की अपेक्षा आनुवंशिकता सर्वाधिक सशक्त कारक है। सेकंड, परिवेश, वातावरण या पर्यावरण, एनवायरनमेंट। व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका परिवेश, वातावरण, पर्यावरण है। बालक जिस परिवेश वातावरण में निवास करता है वहाँ का संपूर्ण वातावरण बालक के विकास पर पूर्ण प्रभावशाली रहता है। यह आंतरिक व बाह्य प्रकार के होते हैं। थर्ड, जन्मक्रम, ऑर्डर ऑफ बर्थ। बालक के विकास पर परिवार के जन्मक्रम का प्रभाव पड़ता है, जिससे प्रथम बालक की अपेक्षा दूसरे व तीसरे बालक का विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि बाद के बालक अपने पूर्व जन्मे बच्चों से अनुकरण द्वारा अनेक बातें शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। फोर्थ, आयु, एज। बालक में आयु वृद्धि के साथ साथ शारीरिक विकास की गति एवं स्वरूप में भी परिवर्तन होते हैं। छोटे बच्चे का शरीर लचीला होता है तथा धीरे धीरे ये कठोर हो जाता है। साथ ही बालक का मानसिक विकास भी आयु से प्रभावित होता है। फिफ्थ, बुद्धि, इंटेलिजेंस। कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों का शारीरिक व मानसिक विकास मंद बुद्धि वाले छात्रों के शारीरिक व मानसिक विकास की अपेक्षा तेज गति से होता है। कुशाग्र बुद्धि वाले बालक मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र बोलने व चलने लगते हैं। आगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बालक के शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जिनमें से विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है। यही उस बालक के विकास को प्रभावित करता है। यही बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। यदि ये ग्रंथियां इसका स्राव ठीक प्रकार से न करें तो बालक का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। खेल एवं व्यायाम, गेम एंड एक्सरसाइज। नियमित खेल का एवं व्यायाम से शरीर विकास में सहायता देते हैं। शरीर व मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं। कहावत है कि शरीर स्वस्थ में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। इस प्रकार शारीरिक व मानसिक विकास में खेल और व्यायाम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिंग, सेक्स। बालक के शारीरिक व मानसिक विकास में लिंग भेद का प्रभाव पड़ जाता है। जन्म के समय बालकों का आकार बड़ा होता है, किंतु बाद में बालिकाओं के शरीर
शारीरिक विकास गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। इसी कारण बालिकाओं में आवांशिक एवं यौन परिपक्वता बालकों से पहले आ जाती है। आगे पोषण व कुपोषण, न्यूट्रिशन एंड मैलन्यूट्रिशन। पोषण से अभिप्राय एक ऐसे भोजन से है जो संतुलित मात्रा में व्यक्ति के शरीर में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज लवणों की आपूर्ति करता है। इसलिए जिस प्रकार बाल विकास में बाह्य पर्यावरण की भूमिका होती है, उसी प्रकार पोषण भी अपना विशेष महत्व रखता है। बालकों को जब अच्छा पोषण मिलता है तो वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, साथ ही उसके विकास की गति तीव्र हो जाती है। शारीरिक विकास के लिए पोषण के महत्व को निम्न अर्थों में समझा जा सकता है। फर्स्ट, पोषण शारीरिक विकास में सहायक है, अनवरत विकास में सहायक है, विकास की गति को तेज करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, रोगों के संक्रमण से बचाता है। कुपोषण, मैलन्यूट्रिशन। सन 1955 में वाटरलू ने अफ्रीका में व भारत में बालकों के विकास पर कुपोषण का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला गया कि कुपोषण से बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। कुपोषण के निम्न कारण हो सकते हैं: अपर्याप्त भोजन, खराब भोजन, आहार में पोषण तत्वों की कमी, आर्थिक स्थिति का ठीक न होना, भोजन संबंधित गलत आदतें, आहार विज्ञान के ज्ञान की कमी, अस्वस्थकर वातावरण, अत्यधिक कार्य, परिवार की परिस्थितियाँ, ये सब कारण हो सकते हैं। उक्त परिस्थितियां बालकों में कुपोषण पैदा करती है, जिससे उनका विकास रुकता है। वर्तमान में विश्व स्तर पर कुपोषण को दूर करने के लिए कई प्रकार के प्रयास जारी हैं। भयंकर रोग एवं चोट, ड्रीडेड डिसीज एंड इंजरी। भयंकर रोग एवं चोट बालक के विकास में बाधा डालते हैं, जैसे लंबी बीमारियों एवं गंभीर चोट के कारण बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रजाति, सबकास्ट, प्रजाति प्रभाव के कारण भी बालकों के विकास में विभिन्नताएं पाई जाती है। शुद्ध वायु व प्रकाश, फ्रेश एयर एंड सनलाइट। शुद्ध वायु प्रकाश न मिलने पर बालक अनेक रोगों का शिकार बन जाता है, परिणाम स्वरूप उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है, तथा जहाँ शुद्ध वायु प्रकाश अच्छी तरह से मिलता है वहाँ बालक का विकास अच्छी तरह से होता है। ठीक है, आगे बालक के विकास में परिवार का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली इन चाइल्ड डेवलपमेंट। घर, परिवार के वातावरण तथा सदस्यों की छाप बालक पर अवश्य पड़ती है। इसी कारण बालक के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। इसी कारण परिवार के सदस्यों का वांछनीय एवं अवांछनीय व्यवहार का प्रभाव बालकों पर अधिक पड़ता है। यंग एवं मैक के अनुसार परिवार सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। पारिवारिक ढांचे का विशिष्ट रूप एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न हो सकता है, पर सब जगह परिवार के मुख्य कार्य बच्चों का पालन करना, उसे समाज की संस्कृति से परिचित कराना, सारांश में उसका समाजीकरण करना है। मोंटेसरी ने बालकों के विकास के लिए परिवार के वातावरण तथा परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना है, इसलिए उन्होंने परिवार को बचपन का घर क्या कहा है? उन्होंने परिवार को बचपन घर, फैमिली ऑफ चाइल्डहुड होम कहा है। ठीक है, बालक के विकास पर परिवार का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। फर्स्ट, परिवार बालक को समाज में व्यवहार करने की शिक्षा देता है। बालक में अभिरुचि तथा प्रवृत्तियों का विकास परिवार में होता है। परिवार बालक की उत्तम आदतों एवं चरित्र के विकास में योगदान देता है। बालक में सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन के गुण परिवार से विकसित होते हैं। बालक को सर्वप्रथम प्रेम, स्नेह की शिक्षा परिवार में ही मिलती है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। वह परिवार में वे सभी गुण सीखता है जिसकी पाठशाला में आवश्यकता होती है। परिवार में ही बालक सर्वप्रथम सामाजिक व्यवहार और गुण का अनुकरण करना सीखता है। परिवार बालक के समायोजन एवं अनुकूलन के गुण विकसित करता है। सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विकास करने में परिवार का योगदान महत्वपूर्ण है। संस्कृति, कल्चर, देश की संस्कृति का भी विकास पर प्रभाव पड़ता है। पिछड़े देशों की संस्कृति और विकसित देशों की संस्कृति वहाँ के लोगों के विकास को प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, रुचियाँ व अभिवृत्तियाँ, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, महत्वाकांक्षाओं का स्तर एवं उपलब्धि, प्रेरणा, लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट, मोटिवेशन, इच्छा शक्ति, विल पावर इत्यादि का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। आगे है बालक के विकास में विद्यालय का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल इन चाइल्ड डेवलपमेंट। परिवारवास पड़ोस से निकलकर सर्वप्रथम बच्चा विद्यालय के वातावरण में प्रवेश करता है, जहाँ अध्यापक माता पिता का स्थान लेते हैं। स्कूल, विद्यालय शब्द स्कोला से बना है, जिसका अर्थ था अवकाश। यूनान के विद्यालयों में पहले खेलकूद आदि पर बल दिया जाता था। कालांतर में ये विद्यालय शिक्षा के केंद्र बन गए। अच्छे वातावरण से युक्त विद्यालय बालकों के विकास में उपयोगी होते हैं। कहा जाता है कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए विद्यालय का वातावरण स्वस्थ होना आवश्यक है। बालक के विकास में विद्यालय इस प्रकार योगदान देता है। फर्स्ट, आज विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। इसके कारण आज का विद्यालय एक लघु समाज माना जाता है। आधुनिक विद्यालयों ने बालकों का दृष्टिकोण समाज एवं विश्व के संदर्भ में विकसित किया है।
बालकों का दृष्टिकोण समाज एवं विश्व के संदर्भ में विकसित किया है। आज के विद्यालय बालक के विकास के लिए विशेष वातावरण तैयार करते हैं। अच्छे वातावरण में बालकों में अच्छे भावों का सृजन होता है, उनके व्यक्तित्व में संतुलन उत्पन्न होता है। विद्यालय बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करते हैं। विद्यालय सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है तथा उसे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। विद्यालय बालकों को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने के योग्य बनाता है। विद्यालय में समाज के आदर्शों विचारधाराओं का प्रसार होता है एवं विद्यालय शिक्षित नागरिकों के निर्माण में योगदान देता है। वंशानुक्रम व वातावरण, इंटरेंस एंड एनवायरनमेंट। मानव का विकास दो कारकों से होता है। फर्स्ट, जैविक कारक। जैविक विकास का दायित्व माता पिता वंशानुक्रम पर होता है। सामाजिक कारक। सामाजिक विकास का दायित्व वातावरण पर होता है। जन्म से संबंधित विकास को वंशक्रम तथा समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। पूर्व मानव जीवन विज्ञान की दृष्टि से कोशों का योग होता है। वे सभी तत्व जो बालक के जन्म के समय से ही नहीं बल्कि उनके गर्भ में आने बालक के जन्म से ही नहीं उनके गर्भ में आने के समय से ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वे सभी तत्व जो बालक को उसके माता पिता से प्राप्त होते हैं वंशानुक्रम कहलाता है, जिससे वंशानुक्रम कहलाता है। बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन उसके अपने पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी कारण को हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता और आनुवंशिकता आदि के नामों से पुकारते हैं। प्राणी शास्त्रीय तथा जैविक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाने वाले विशिष्ट गुण अथवा लक्षण होते हैं। प्राणी शास्त्रीय या जैविकी विरासत। आर एस वुडवर्थ के अनुसार क्या हुआ? आर एस वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती है जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भधान के समय से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरित होना ही वंशानुक्रम है। बी एन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। मानव शरीर कोशों, सेल, कोशिकाओं का योग होता है। शरीर का प्रारंभ जिस कोश से होता है उसे संयुक्त कोश, जाइगोट कहते हैं। संयुक्त कोश दो उत्पादक कोशों, जर्म सेल का योग होता है। इनमें से एक कोश पिता का होता है जिसे पितृकोश स्पर्म कहते हैं तथा दूसरा कोश माता का होता है जिसे मातृकोश ओव्यूम कहते हैं। पुरुष व स्त्री के प्रत्येक कोश में 23 गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोश में 23 गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। गुणसूत्र के संबंध में किसने लिखा? मन ने लिखा है कि हमारी असंख्य परंपराओं परंपरागत विशेषताएं इन 23 + 23 46 गुणसूत्रों में निहित रहती है। ये विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान पैतृकों को जेन्स में होती है। प्रत्येक पैतृक जेन्स में एक गुण या विशेषता को निर्धारित करता है। इसलिए इन पैतृकों को वंशानुक्रम निर्धारक, हेरिडिटी डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। यही पैतृक के जो जीन्स शारीरिक व मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। संयुक्त कोश जाइगोट में मातृकोश और पितृकोश हो गए। मातृकोश में 23 गुणसूत्र, पितृकोश में 23 गुणसूत्र है। इन दोनों से बालक का लिंग निर्धारण होता है। 23 गुणसूत्र माता के, 23 गुणसूत्र पितृ के लिंग निर्धारण इससे होता है। ठीक है, आगे। अतः स्त्री पुरुषों के 22 जोड़ों का आकार स्त्री व पुरुष दोनों में समान रहता है, जिन्हें आत्म गुणसूत्र कहा जाता है। 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। यह स्त्रियों में तो समान XX होता है, लेकिन पुरुषों में एक लंबा गुणसूत्र तथा दूसरा गोल। लंबे गुणसूत्र को X तथा गोल गुणसूत्र को Y गुणसूत्र कहा जाता है। अतः स्त्री में XX गुणसूत्र होता है तथा पुरुषों में XY दोनों गुणसूत्र होते हैं। लिंग निर्धारण। जब माता का X गुणसूत्र पिता के X गुणसूत्र से मिलता है तो ऐसे स्थिति में लड़की का जन्म होता है। जब पिता का Y गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिलता है तो ऐसे में लड़के का जन्म होता है। पिता माता। XY गुणसूत्र और XX गुणसूत्र माता में यदि X लंबा है और +X लंबा है तो लड़की होगी। यदि Y गोल Y है और +X है, X लंबा है तो X मतलब लंबा है और Y मतलब गोल, याद रखना। X मतलब तो लंबा और Y मतलब गोल। ठीक है, तो Y + X हो गया तो लड़का होगा। ठीक है, ऐसे ध्यातव्य रहे मानव जाति में वंश सूत्रों की कुल संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है। पुरुष की 23वीं जोड़ी में X व Y गुणसूत्र होते हैं तथा महिला की 23वीं जोड़ी में XX गुणसूत्र होते हैं। जीन द्वारा आनुवंशिक गुणों का संचरण होता है। मातृकोश 23 गुणसूत्र प्लस पितृकोश 23 गुणसूत्र बराबर 46 गुणसूत्र सामान्य बच्चा हो, तब सामान्य बच्चा जन्म लेता है। अगर गुणसूत्रों की संख्या 45 हो तो टर्नर सिंड्रोम की समस्या आ जाती है तथा 47 गुणसूत्र हो तो डाउन सिंड्रोम। देखो 47 हो तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा
और 45 हो तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। मंगोलिज्म बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 25 से 50 के बीच में होती है। क्रोमोसोम की विसंगति, क्रोमोसोम की विसंगति एक्स वाई वाई की सामान्यता, एक्स वाई वाई की सामान्यता असामान्यता, ठीक है। क्रोमोसोम की विसंगति बता देखो, एक्स वाई वाई की असामान्यता पुरुष अपराधी क्रिमिनल बन जाता है, एक्स वाई वाई की असामान्यता से। एक्स एक्स वाई की असामान्यता देखने में पुरुष जैसा लेकिन अप्रजाति होता है, इसे क्लाइनफेल्टर्स संलक्षण कहते हैं। तथा एक्स ओ की असामान्यता होने पर महिला होते हुए महिला का गुण नहीं होता, वह बांझ स्टेराइल होती है तथा इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। आगे 1950 ईस्वी में विशेषज्ञों द्वारा यह पता लगाया गया कि जीन में मुख्य रूप से दो जैविक अणु डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड तथा आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। दो जीन्स क्रोमोसोम में एक साथ एक जगह पर होते हैं, उन्हें होमोलॉग जीन्स कहते हैं। वह दो जीन्स असमान हो तो वह एलेल्स कहलाते हैं। कभी कभी कुछ व्यक्तियों में सामान्य से अधिक एक्स या वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जन्म के पहले दिन बच्चे के शरीर से खून लेकर एक विशेष प्रवृत्ति द्वारा जांच की जाती है जिसे कैरियोटाइपिंग कहा जाता है, ठीक है, जिसे कैरियोटाइपिंग कहा जाता है। इसमें वंशानुक्रम के नियम व सिद्धांत, लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, देखो इसमें सारणी दे रखी है। वंशानुक्रम के नियम व सिद्धांत है, इसमें देखो फर्स्ट है समानता का नियम, समानता का नियम, उसके बाद विभिन्नता का नियम, उसके बाद प्रत्यागमन परावर्तन का नियम, फिर बीजकोशों जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, अर्जित उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, उसके बाद मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत, उसके बाद गोल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत, फिर डार्विन का विकासवादी सिद्धांत। सबसे पहले समानता का नियम है लॉ ऑफ रेसेम्बल, संतुष्टि का नियम, सृष्टि का नियम सॉरी। समानता का जो नियम है लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस जो है ये इसे सृष्टि का नियम है। ये सृष्टि का नियम है कि एक मानव को तथा पशु को जन्म देता है, अर्थात समान समान जीव को जन्म देता है। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान तथा मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। जैसे आदमियों की संतान आदमी ही होती है, ना कि पशु। आम के पौधे से आम ही प्राप्त होता है। विभिन्नता का नियम लॉ ऑफ वेरिएटेशन, इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे बुद्धि, रंग एवं स्वभाव में कुछ भिन्न होते हैं। प्रत्यागमन परावर्तन का नियम लॉ ऑफ रिग्रेशन, इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता से ठीक विपरीत गुण पाए जाते हैं। बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में मंद बुद्धि होने की प्रवृत्ति तथा मंद बुद्धि माता पिता के बच्चों में प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति का प्रत्यागमन है। जैसे फर्स्ट काले माता पिता की गोरी संतान का होना, बुद्धिमान माता पिता के मंदबुद्धि संतान का होना। फोर्थ बीजकोशों जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत अथवा सेल विज्ञान, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बीजमेन जर्मनी का कथन है कि बीजकोशों का कार्य केवल उत्पादक कोशों का निर्माण करना है। जो बीजकोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है वह अगली पीढ़ी को स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार बीजकोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये जो सिद्धांत है चलता रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य बीजकोश कभी नष्ट नहीं होता है, कभी भी ये चलता रहता है। जीवन से G2 में ऐसे जीवन G2 G3 में से चलता रहता है। बीज में नहीं उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार जो है अर्जित गुणों का बालक में संचरण नहीं होता। इस सिद्धांत की पुष्टि हेतु बीजमैन ने कुछ चूहों को लिया और उनकी पूंछें काट दी। इस प्रकार वह कई पीढ़ियों तक पूंछें काटता रहा, किंतु किसी भी पीढ़ी में कोई पूंछ विहीन चूहा पैदा नहीं हुआ। जैसे एक माँ जो किसी ब्यूटी पार्लर की मदद से अपने बालों को घुंघराला करवा लेती है, वह अपने बालों का घुंघरालापन वंशाक्रम विरासत के रूप में अपने बेटे को नहीं दे सकती। फिफ्थ अर्जित उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनके संतान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन गुणों के प्रभाव जनन द्रव्य पर होता है।
विकासवादी लेमार्क ने लिखा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। लेमार्क के इस कथन की पुष्टि मैकडूगल और पावलोव ने चूहों पर हैरिसन के पतंगों का परीक्षण करके की। जैसे अफ्रीका में पाए जाने वाले जिराफ पशु की गर्दन पहले घोड़े के समान थी, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबी हो गई और कालांतर में उसकी लंबी गर्दन का गुण अगली पीढ़ी में भी संचरित होता गया। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने 20 जुलाई 1822 20 जुलाई 1822 से 6 जनवरी 1884 तक ही रहा। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल जो है 20 जुलाई 20 जुलाई 1822 से लेके 6 जनवरी 1884 तक रहा ये। मेंडल वनस्पति शास्त्री ऑस्ट्रिया निवासी थे। इस नियम के अनुसार वर्णसंकर क्रेटेड प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती है। मेंडल ने मटर के पौधों और काले व सफ़ेद चूहों पर प्रयोग किए थे। इस नियम को चेकोस्लोवाकिया के एक पादरी मेंडल ने प्रतिपादित किया। उन्होंने अपने गिरजे के बगीचे में बड़ी और छोटी मटरें बराबर संख्या में मिलाकर बोई तथा उगने वाली मटरों को फिर कई बार बोया। अंत में नतीजन उगने वाली शुद्ध मटरें वास्तविक थी। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ हेरिडेबिलिटी का भी कहते हैं। मेंडल ने इस नियम के दो उपनियम भी बताए, पृथक्करण का सिद्धांत और स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। जो गुण पहली पीढ़ी में दबा रहता है वह समाप्त नहीं होता बल्कि बाद की पीढ़ियों में सदस्यों में दिखाई देता है। और सेकंड जो है स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट। एक आनुवंशिक गुण का विकास दूसरे वितरण आनुवंशिक गुण के वितरण को प्रभावित होता है तथा स्वतंत्र होते हैं। इसमें क्या है, एक आनुवंशिक गुण का विकास दूसरे वितरण आनुवंशिक गुण के वितरण से प्रभावित होता है तथा स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये दोनों याद रखना। देखो पृथक्करण सिद्धांत में तो क्या है, जो गुण पहली पीढ़ी में दबा रहता है वह समाप्त नहीं होता बल्कि बाद की पीढ़ियों के सदस्यों में दिखाई देता है। और स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत में है, एक आनुवंशिक गुण का विकास दूसरे वितरण आनुवंशिक गुण के वितरण से प्रभावित होता है अतः तथा स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये है। आगे 7 नंबर पर गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत। गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत बायोमेट्रिक थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से न होकर पूर्वजों से भी होता है। माता पिता से न होकर पूर्वजों से भी होता है। जैसे मंदबुद्धि माता पिता के बालक का प्रतिभाशाली होना, यह गुण उस बालक के किन्हीं दो पूर्वजों से आया हुआ है। डार्विन का विकासवादी सिद्धांत, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवैल्यूएटरी। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अपने आप को निरंतर बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करने पर बल दिया। कुछ प्रजाति अपने आप में अपने वातावरण से समायोजित होने के प्रयास हेतु कुछ आवश्यक परिवर्तन, सुधार या विकास कार्य करती है। ये परिवर्तन स्वाभाविक रूप से वंशक्रम धरोहर के रूप में आने वाली पीढ़ियां को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बालक के विकास पर वंशानुगतता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। बालक के विकास में वंश परंपरा का प्रभाव तो उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है। जहाँ बालक तथा उसके माता पिता में जो समानता पाई जाती है वह है तो सही, परंतु बहुधा दोनों में अंतर भी देखने को मिलता है। बाल विकास है इस पर वंशानुगतता के प्रभाव को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट, शारीरिक गठन एवं बनावट, इफेक्ट ऑन बॉडी स्ट्रक्चर। बालक का शारीरिक गठन एवं शरीर में बनावट उसके वंशजों, माता पिता या पूर्वजों पर निर्भर करती है। माता पिता की लंबाई, रंग एवं स्वास्थ्य आदि का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन वोकेशनल एबिलिटी। वंशानुक्रम से पता चलता है कि बच्चों में माता पिता की विशेषताएं, व्यावसायिक योग्यता की कुशलता प्रायः स्थानांतरित होती है। कैटल अमेरिकन वैज्ञानिकों के परिवारों पर शोध किया और पाया कि उसमें से 2/4 व्यवसायी वर्ग, 1/2 भाग उत्पादक वर्ग और केवल 1/2 भाग कृषि वर्ग के थे। इससे पता चलता है कि व्यावसायिक कुशलता वंश पर आधारित होती है। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन सोशल स्टेटस। जो लोग वंश से अच्छा चरित्र गुण और सामाजिक परिस्थिति संबंधी विशेषताओं से को लेकर उत्पन्न होते हैं वह ही सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अतः इस संदर्भ में विनशिप का मत है कि गुणवान एवं प्रतिष्ठित माता पिता की संतान ही प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। रिचर्ड एडवर्ड स्वयं गुणवान और प्रतिष्ठावान मनुष्य था। उन्होंने एलिजाबेथ नामक स्त्री से विवाह किया था, वह भी उसी के समान थी। इन दोनों के वंशज विधानसभा के सदस्यों, महाविद्यालयों के अध्यक्षों आदि प्रतिष्ठित पदों पर रहे तथा इनका एक वंशज तो अमेरिका का उपराष्ट्रपति भी बन गया। अब है 4th, व्यक्तिगत प्रभाव का नियम।
ठीक है। सामाजिक परिस्थिति को अभी व्यक्तिगत प्रभाव का नियम। इफेक्ट ऑन पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व विशेष सामाजिक स्थितियों का कार्य है। व्यक्तित्व जो है विशेष सामाजिक स्थितियों का कार्य है। यह बात उन परिवर्तन में भी स्पष्ट हो जाती है जो व्यक्तियों के विभिन्न व्यक्तित्व में देखे जाते हैं। आमतौर पर लिंग भेद के कारण स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व में मौलिक अंतर माना जाता है। इस प्रकार स्त्री को सहनशील, कोमल, वात्सल्य और स्नेह की प्रतिमा कहा जाता है। वह संतान का पालन पोषण करती है। पुरुष का स्वभाव कठोर, परिश्रमी, बुद्धिमान, स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। पुरुष कठिन कार्यों में रुचि लेते हैं। स्वभाव पर प्रभाव। इफेक्ट ऑन नेचर। स्वभाव व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है जिस पर वंश परंपरा का प्रभाव पड़ता है। स्वभाव व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार पर निर्भर करता है। आंतरिक व्यवहार की गति पर ग्रंथियों का भारी प्रभाव है। ग्रंथियों का ही स्वभाव निश्चित है। लिंग भेद पर प्रभाव। इफेक्ट ऑन सेक्स डिफरेंस। वंश परंपरा के कारण स्त्री पुरुष के लिंग भेद व उसके शारीरिक लक्षणों में अंतर होता है। पैतृक ही इस बात को निश्चित करते हैं कि नवीन जीव पुरुष होगा या स्त्री। ये पैतृक गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। स्त्री में केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं व पुरुष में एक्स व वाई गुणसूत्र दोनों होते हैं। बुद्धि पर प्रभाव। इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंस। वंश परंपरा का बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः जिसके माता पिता बुद्धिमान होते हैं तो बच्चा भी बुद्धिमान ही होता है। प्रजाति पर प्रभाव। इफेक्ट ऑन सबकास्ट। क्लीनबर्ग का मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता के कारण प्रजाति है। यही कारण है कि अमेरिका की श्वेत प्रजाति निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। वंशानुक्रमियों द्वारा किए गए प्रयोग। F.N. फ्रीमैन ने एक प्रयोग किया और इसमें उन्होंने जुड़वा बच्चों, सगे भाई बहन और अन्य रिश्ते नाते के भाई बहन इत्यादि को चुना। इसके विभिन्न जोड़ों की बुद्धि परीक्षा लेकर अंकों के आधार पर सहबंध गुणांक निकाला। जोड़ों के प्रकार। सहसंबंध गुणांक। समयमज 90, बंधुयमज 60, सगे भाई बहन 50, चचेरे भाई बहन 25। ठीक है, ऐसे किया उन्होंने। केलीकाक परिवार का अध्ययन। केलीकाक परिवार का अध्ययन। यह अध्ययन गोडार्ड ने किया। केलीकाक एक सैनिक था जिन्होंने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी मंदबुद्धि तथा दूसरी पत्नी चरित्रहीन थी। इस परिवार से चले वंश के 480 वंशजों में से केवल 46 व्यक्ति ही सामान्य थे। ठीक है, जैसे 46 बच्चे ही सामान्य थे। जूक परिवार का अध्ययन। यह अध्ययन डगडेल ने किया। जूक एक चरित्रहीन मछुआरा था। दुर्भाग्य से पत्नी भी चरित्रहीन ही मिली। इनसे चले वंश 1200 वंशजों में से अधिकतर चरित्रहीन तथा अपराधी प्रवृत्ति के ही थे। वातावरण का अर्थ। मीन ऑफ एनवायरनमेंट। वातावरण शब्द बहुत ही विस्तृत शब्द है। वातावरण से अभिप्राय उन परिस्थितियों से है जो बालक पर गर्भाधान कंसेप्शन से लेकर मृत्यु तक अपना प्रभाव डालता है। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण। परि बराबर चारों ओर तथा आवरण बराबर ढकने वाला। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वह उसका वातावरण है, इसमें वे सब तत्व सम्मिलित किए जा सकते हैं जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। बाह्य वातावरण में वे सभी परिस्थितियां आती है जो सामूहिक या मिश्रित रूप से बालकों के विकास और व्यवहार को प्रभावित करती रहती है। वातावरण या पर्यावरण कहलाता है। स्टीफन्स ने लिखा है कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतना ही उत्तम प्रवृत्ति वाला होता है, और जितने अधिक समय तक वह हानिकारक पर्यावरण में रहता है प्राय उतना ही उसका राष्ट्रीय मान गिरता जाता है। प्रमुख तथ्य। फर्स्ट, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है। वातावरण में सभी बाह्य तत्व आते हैं, अर्थात ये एक तत्व न होकर समूह तत्व होते हैं। थर्ड, वातावरण व्यक्ति को सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित करता है। एनास्टसी के अनुसार वातावरण वह वस्तु है जो पितरेको मतलब जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। बोरिंग लेकफील्ड के अनुसार जीन्स के अलावा प्रत्येक कारक वातावरण है। वुडवर्थ और मार्किव्स के अनुसार वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं जो बालक को अपना जीवन आरंभ करने के समय से ही प्रभावित करते हैं। रॉस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है। वातावरण के प्रकार। टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका परिवेश पर्यावरण है। बालक जिस परिवेश वातावरण में निवास करता है वहाँ का संपूर्ण वातावरण बालक के विकास से परिपूर्ण
विकास पर पूर्ण रूप से जो है प्रभाव डालता है। वातावरण को मुख्यतः दो भागों में आंतरिक वातावरण एवं बाह्य वातावरण में विभाजित किया जाता है। आंतरिक वातावरण, इंटरनल एनवायरनमेंट। आंतरिक वातावरण का आशय गर्भावस्था से उन परिस्थितियों से है जो भ्रूण के चारों ओर घेरे रहती है। इसे अंतःकोशीय वातावरण भी कहते हैं। उदाहरण महाभारत काल के अभिमन्यु की कहानी से स्पष्ट होता है कि गर्भस्थ शिशु भी सुन व समझ सकता है। इसलिए माँ के स्वस्थ होने पर बालक में भी स्वस्थ होने का लक्षण प्रकट होते हैं। बाह्य वातावरण, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाह्य वातावरण के अंतर्गत सभी परिस्थितियाँ आती है जो सामूहिक या मिश्रित रूप से उनके बाह्य विकास और व्यवहार को प्रभावित करती रहती है। बाह्य वातावरण को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट है भौतिक वातावरण। इसे प्राकृतिक वातावरण भी कहते हैं। जन्म के बाद वातावरण से संपर्क होने पर, जैसा हवा, पेड़ पौधे, घर, भोजन आदि भौतिक व जलवायु से संबंधित कारक हैं जो बालक के विकास को पूर्ण रूप से किसी न किसी प्रकार से आजन्म प्रभावित करता रहता है। सामाजिक वातावरण का तात्पर्य उन सभी परिस्थितियों से है जो बालकों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। मानव समाज में प्रचलित सभी सामाजिक परिस्थितियों, रीति रिवाजों, प्रथाएं, रूढ़ि, रहन सहन आदि सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। बालक पर वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट ऑन चाइल्ड। बालक के व्यक्तित्व को प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट है शारीरिक अंतर पर प्रभाव। भिन्न भिन्न वातावरण के कारण चीन, जापान, अमेरिका व भारत के लोगों का शारीरिक आकार, रंग व रूप में भिन्नता पाई जाती है। मानसिक विकास पर प्रभाव। भिन्न भिन्न वातावरण के कारण भूमध्य रेखा के आसपास रहने वाले तथा तटों के पास रहने वाले लोगों की मानसिक स्थितियों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे शहर का शिक्षा के प्रति अच्छा वातावरण न रहने के कारण वहाँ के बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होता है, और गाँव के वातावरण अच्छा रहने के कारण और गाँव के वातावरण का शुद्ध उचित होने के कारण बालक का शारीरिक विकास अच्छा रहता है। ठीक है। थर्ड, प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता के कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। क्लार्क ने अमेरिका के कुछ गोरे और निग्रो प्रजाति के जो लोग हैं कि लोगों की बुद्धि परीक्षा ली, जिससे पता चला है कि निग्रो प्रजाति की बुद्धि स्तर गोरे प्रजाति की बुद्धि स्तर से निम्न है, क्योंकि उनको अमेरिका की श्वेत प्रजातियों जैसा समाज, शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाता। फोर्थ, बुद्धि पर प्रभाव। वातावरण का भी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मोगली व टार्जन को शैक्षिक व सामाजिक वातावरण नहीं मिल पाया, अतः उनकी बुद्धि लब्धि सामान्य व्यक्ति से कम रही। बालक पर बहुमुखी प्रभाव। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवेरोन ने जंगली बालक के उदाहरण से की जा सकती है। जैसे किसी बालक को जन्म के बाद भेड़िया उठा ले गया और उसका पालन पोषण जंगली पशुओं के बीच हुआ। कुछ शिकारियों ने उसे पकड़ लिया। उस समय वह 11 से 12 वर्ष का था। उसकी आकृति पशुओं जैसी थी और पशु के समान ही हाथ पैरों से चलता था। वह कच्चा मांस खाता और मनुष्य के समान बोलने और विचरण करने की क्षमता नहीं थी। बाद में उसको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन सभी प्रयास विफल हो गए। R.S. वुडवर्थ का कथन है कि वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध जोड़ के समान न होकर गुणा के समान अधिक है। अतः व्यक्तित्व इन दोनों तत्वों का गुणनफल है, योगफल नहीं। ठीक है। वंशानुक्रम वातावरण का संबंध जोड़ के समान न होकर गुणनफल के समान, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण का गुणा के समान होता है। शिक्षक के लिए वंशानुक्रम व वातावरण का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरहेरेंस एंड एनवायरनमेंट ऑफ फॉर टीचर। ए, वंशानुक्रम का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस। वंशानुक्रम के कारण बालक में शारीरिक विभिन्नता होती है। शिक्षक ये जानकर उनके शारीरिक विकास में योग दे सकता है। इसके कारण बालकों की क्षमता में विभिन्नता भी होती है। यह जानकर शिक्षक कम प्रगति करने वाले बालकों की सहायता कर सकता है। बालक व बालिकाओं में लिंगी भेद वंशानुक्रम के कारण होता है। शिक्षक उनके लिए उनकी क्षमतानुसार उपयुक्त विषयों का अध्ययन कराता है। वंशानुक्रम में ही व्यक्तिगत भिन्न विभिन्नताओं की जानकारी प्राप्त होती है। वंशानुक्रम के कारण बालकों में ऐसी प्रवृत्तियां होती है जो वांछनीय तथा अवांछनीय होती है। शिक्षक ये जानकर वांछनीय प्रवृत्तियों का विकास व अवांछनीय प्रवृत्तियों का दमन तथा परिष्कार कर सकता है। आगे भी वातावरण के महत्व में शिक्षक बालक के मोहल्ले, खेल मैदान आदि के वातावरण के बारे में जानकर उनमें सुधार कर सकता है। बच्चों को पढ़ने में मन लगे, इसके लिए उत्तम शैक्षिक वातावरण कक्षा में बनाए रखता है। सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप विरासत को बचाता है। शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बालकों की व्यक्ति भिन्नताओं तथा संवेदनाओं के अनुसार बनाता है। वातावरण से बालक के चरित्र का निर्माण होता है तथा ये बात यूनेस्को ने भी बताई
इस बात को जानकर शिक्षक उत्तम वातावरण का निर्माण कर सकता है। वातावरण ही बालकों के उत्तम भावी जीवन की दिशा निर्धारित करता है, अतः शिक्षक बालकों के विकास की दिशा के अनुसार वातावरण का निर्माण करता है। बालकों को समाज में रहने की प्रेरणा विद्यालयी वातावरण को उत्तम बनाकर दी जा सकती है। बालक का विकास वातावरण और वंश परंपरा दोनों का फल है, न कि एक का। वंश परंपरा गुना वातावरण बराबर विकास, हेरिडिटी गुना इन्वायरमेंट बराबर डेवलपमेंट। ये भी जानना बाल विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया फ्राइड ने। मनो सामाजिक सिद्धांत दिया इरिकसन ने। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया कोलबर्ग ने। सामाजिक संवेगात्मक परिस्थितियों का सिद्धांत दिया यूरी ब्रोनफ्रेनबर्नर ने। भाषा विकास का सिद्धांत दिया नोम चोम्स्की ने। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया वाइगोत्स्की ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जीन पियाजे ने। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। संवेगों का नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस। केनन ब्रांड के अनुसार नोट, संवेगों का नियंत्रण केंद्र परिधीय तंत्रिका। समोल इस्माइल, चरित्र आदतों का संगठन पुंज है। भाषा का सापेक्षवादी सिद्धांत वार्फ थैलेमस, शरीर की साधारण क्रिया पर नियंत्रण या थैलेमस कहलाता है। ठीक है, थैलेमस जो है शरीर की साधारण नियंत्रण क्रिया जो होती है थैलेमस से कहलाता है। और हाइपोथैलेमस की बात है अब। हाइपोथैलेमस जो है भावनाओं संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण। 3R होता है लिखना, पढ़ना, गणना। ठीक है, 4H होता है मानसिक विकास, हेड, भावनात्मक विकास, हार्ट, क्रियात्मक विकास, हैंड, और जो है शारीरिक विकास, हेल्थ। गैसेल ने परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1919 में किया। गैसेल के अनुसार फिजोनेटिक क्रिया परिपक्वता आधारित होती है। ठीक है, जैसे बालक द्वारा खिसकना, घुटनों के बल चलना, बैठना इत्यादि। 3H का श्रेय वर्तमान शिक्षा के विकास का श्रेय पेस्टोलॉजी। क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के प्रवर्तक प्रेयर है। प्रेयर ने क्या किया? प्रेयर ने जो है 1882 में इस विधि का प्रयोग क्रमबद्ध तरीके से किया। लंबात्मक विधि के प्रवर्तक थे कार्ल सी गैरिसन। प्रभावितता का वियोग का नियम मेंडल ने दिया। समय का सिद्धांत हल ने दिया। भाव का त्रिविमीय सिद्धांत विलियम वुंट ने दिया। रूसो ने अपनी पुस्तक EMILE ने बच्चों की शिक्षा का अध्ययन किया। काल्पनिक शिक्षा का नाम भी EMILE था। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हुइली, शिकागो, 1909। हैंडो कमेटी रिपोर्ट का संबंध किशोरावस्था से है। किशोर की रुचियों में 15 वर्ष तक स्थिरता आ जाती है। के स्ट्रॉन्ग। मानसिक विकास के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त विधि करके सीखना है। ठीक है, 4 वर्ष के बालकों में कल्पना की सजीवता पाई जाती है। कप्पू स्वामी। विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादक हेविंग हार्ट्स ने किया। कोई भी 2 बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं हो सकते। हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों से परिपक्वता का प्राप्त करना है। जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक विशिष्ट वातावरण है जहाँ बालक के वांछित विकास के लिए निश्चित जीवन व क्रियाएं तथा व्यवहार प्रदान किए जाते हैं। मनोविज्ञान के प्रमुख के संप्रदाय संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, ये सबसे पहला प्राचीन संप्रदाय है। प्रवर्तक विलियम वुंट और टीचनर। कार्यवाद, फंक्शनलाइजेशन, प्रवर्तक विलियम जेम्स। मनोविश्लेषणात्मकवाद, साइको एनालिसिस, प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड। गेस्टाल्टवाद, मूल प्रवर्तक मैक्स वदिमर। सहयोगी है प्रवर्तक कोल्हर, कोफा, कुट-लेविन। ठीक है, कुट-लेविन है। ठीक, कुट-लेविन। व्यवहारवाद जो है बिहेवियरिज्म के हैं प्रवर्तक वाटसन, अमेरिका। ठीक है, और प्रेरकी संप्रदाय के प्रवर्तक है विलियम मैकडूगल। संज्ञानवाद कॉग्निटिव के सिद्धांत प्रवर्तक है जीन पियाजे। मानवतावाद प्रवर्तक है मैस्लो व रोजर्स। साहचर्यवाद के हैं अनुभव पर बल, प्रवर्तक जॉन लॉक है। ठीक है।